जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का विषय है कृषि के विकास में वैज्ञानिकों का योगदान और आधुनिक कृषि या आधुनिक खेती। दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है। इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम होगी और मुझे लगता है 1 घंटे का समय इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कम है। क्योंकि कृषि उतनी ही पुरानी है जितना मानव जीवन के विकास का क्रम। क्योंकि शुरुआत से ही यूँ कह लीजिए कि अगर हम देखें कि मानव विकास का क्रम जितना पुराना है उतनी ही पुरानी कृषि भी है। और यूँ कह सकते हैं कि कृषि जो है वो सभी सभ्यताओं की जननी है। क्योंकि जैसे-जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे-वैसे मानव जीवन का भी विकास हुआ। उसके जीवन में तरह-तरह की उपलब्धियाँ आई, क्योंकि कृषि सिर्फ भोजन ही नहीं देती थी, कृषि बहुत कुछ देती है। विकार हुआ, कृषि विज्ञान का जन्म हुआ बिहार की धरती से। बिहार की धरती 1904 में फिप्स ऑफ यूएसए, हेनरी फिप्स था यूएसए का, जिसने कि 92,000 पाउंड दान किया था और इसके बाद उसने अपने नाम का पहला अक्षर पी लिया। वह यूएसए का नागरिक था जो मिलकर के पी प्लस यूएसए पूसा, आज तक वह पूसा कहला रहा है। वही पूसा भूकंप के बाद शिफ्ट होकर के आपके दिल्ली आ गया। अभी भी आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्य संस्थान जो है वह आपका पूसा में ही अवस्थित है। दरभंगा महाराज की जमीन के द्वारा दी गई प्रदत्त जमीन पे वह अवस्थित है। आज भी कनॉट प्लेस से आगे जो आप देखते हैं पूसा रोड, आपका बिहार की ही जमीन है, दरभंगा महाराज की जमीन रही हुई है। और उसी में और यह इसलिए संभव हो पाया, वह उस तरह की जो जमीन थी, मिट्टी थी, खास करके जहां जहां नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई वहां पर पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा था। पॉपुलेशन प्रेशर होने के साथ ही आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि उतना कम पॉपुलेशन था स्वतंत्रता के समय में, फिर भी हम भूखे मरते थे। आप यही सोचिए कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे। आप आश्चर्य करेंगे 1942, आप 1942 या 1942 कह लें, उस समय जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि म्यांमार, बांग्लादेश, आज के डेट में जो बांग्लादेश है, पहले आपका म्यांमार तक, असम वगैरह के भी कुछ भाग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। और वहां पर जब धान की खेती की गई, धान की खेती की गई किसानों के द्वारा, तो उसमें एक भी बाली में दाना नहीं हुआ। वह एक सबसे बड़ा आयाम था कि समझिए कि भारत में अकाल हो गया। अब जब किसान लगाएगा, मान लीजिए फसल लगाया, उसके खेत में जब दाने ही नहीं होंगे तो खाएगा क्या? और ऐसा इसने सांख्यिकी आंकड़ा बताता है कि लाखों लोग भूख से मर गए। मतलब कहा जाए तो भारत के क्षेत्र में एक ऐसी त्रासदी आई जो कि भूखे मरने की नौबत, भूख से मर गए। मर गए। बाप और रे! उसके बाद सोचिए कि कृषि विज्ञान के तहत लोगों का ज्यादा ध्यान आकृष्ट हुआ और लोगों ने ब्लास्ट रेसिस्टेंट वैरायटी किस्मों का विकास किया, जो आज कम से कम ये स्थिति है कि विज्ञान ने सबसे पहले तो इंसान को 2 जून की खाना प्रबंध करना सिखाया। आपके 2 जून के खाने जो हैं, आप सही अभी हम या आप बात कर रहे हैं जब हमारा पेट भरा हुआ है। यदि भूखे रहेंगे तो मेरे समझ से, मेरे मुंह से तो नहीं निकलेगा, आपके मुंह से निकले तो अच्छी बात। नहीं, बिल्कुल हमारा नहीं तो निकलेगा। सीधा सोचना है। हाँ, हाँ, हाँ। एक चीज और दूसरी चीज सोचिए, एक विज्ञान का मैं देखता हूँ कि बताता हूँ कि क्या क्या कुछ खास चीजें। अब दूसरा चीज विज्ञान के बारे में बताते हैं, आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा कि जैसे गेहूं, गेहूं के बारे में इसने विज्ञान क्या किया है वो तो बाद में आप समझ पाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, आपके पास मात्र 30 मिलियन आदमी थे, 30 जी। मिलियन, और फिर भी आप भूखे मर रहे थे। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके
कि तत्कालीन जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी हमारी भारत के प्रधानमंत्री, और उनको जब देश भूखे मर रहा था उस समय अमेरिका में एक जहाज हुआ करता था, उतना उत्पादन हुआ था उसके पास गेहूं का, उस गेहूं को समुद्र में डाला जा रहा था। उस आप जहाज का 1965 के आसपास की बात कर रहे हैं शायद से। हाँ, उसके 1964-65 पहले की कहानी है। 1962 या हाँ, 1962 PL-480 नाम का जहाज था। अब जी। तो श्रीमती गांधी ने कही कि आप जिस गेहूं को समुद्र में डालने के लिए जा रहे हैं, हमारा जहाज का आने जाने का तेल का खर्चा हमारा रहेगा, उस गेहूं को समुद्र में डालने के बजाय हमारे देश को दे दीजिए ताकि हम खाना खिला सकें। और वह गेहूं कहलाया, भारत के कुछ लोग सुने होंगे, बुजुर्गों से पूछिए, वो गेहूं कहलाता PL-480, 480 नंबर PL-480 जो कहलाता था, वो वास्तव में वो जहाज का नाम है, गेहूं का नाम नहीं है। अच्छा। लेकिन उस जहाज के नाम पर भारत में वो गेहूं आया और हम अपने देश की जनता को भूखों मरने बचा पाए। सोचे कितना किंवदंती है। इसके बाद और वो गेहूं लाल गेहूं कहलाता था, आप कभी सुने होंगे, वो लाल रंग के गेहूं के पिताजी वगैरह बताते हैं। जी जी। आप क्या कहते हैं, चमड़े के जैसे रोटी हो जाती थी, एकदम तोड़ी नहीं जाती थी, कहीं बूढ़े लोगों के तो दांत भी टूट जाते थे। अब उस तरह की रोटी खाना मजबूरी थी, भूखे थे आदमी तो कुछ तो खाएगा। उससे बच करके फिर आपके विज्ञान ने नई नई किस्मों का विकास किया। कैसे किया वो तो लंबी प्रक्रिया है, जो हम वैज्ञानिक के लिए ज्यादा शोभा देता है जानना और करना। तो मेक्सिको से भी कुछ गेहूं आई, फिर हम लोगों ने उसमें क्रॉसिंग किया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के तहत, फिर टेस्टिंग किया पूरे कंट्री में, और कई कई किस्में आई, और इसके बाद हम देश को भूखे मरने बचा पाए। अब भूख भी सबसे बड़ी बीमारी पृथ्वी पर है, तो वह भूख है हमारे समझ से। यदि भूखे नहीं रहने दिया जाए किसी आदमी को, अनाज किसी भी व्यक्ति विशेष को, इवन जानवरों को भी यदि भूखे नहीं रहने देंगे, इससे बढ़कर के भगवान की और कोई पूजा नहीं है। और हम आज भी गेहूं को मां अन्नपूर्णा की सौगात मानते हैं। मां अन्नपूर्णा ने यह सौगात दी है, और इसलिए कहीं कहीं पर गेहूं की पूजा होती है। अब इसके बाद आइए गेहूं के क्षेत्र में और इंटरेस्टिंग सब चीज बातें, बहुत बात करने के लिए हमारे पास है मैटर। तो उसमें आपको दूसरा चीज बताते हैं, इसका गेहूं में सबसे ज्यादा होता था रतुआ रोग होता था। रतुआ रोग, सर उसमें मतलब जी जी आपने जी रतुआ रोग होने से क्या होता था, दाने या तो एकदम नहीं लगते थे, पूरी बाली में 2 4 10 दाने होते हैं। आज भी आप आएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हम लोगों के रिसर्च के क्षेत्र में लगा हुआ है, जिसको कि ससेप्टेबल वैरायटी से हम लोग क्रॉस करते हैं, इसलिए उसको लगाते हैं देखने के लिए। हाँ देखिए, ये आपकी गेहूं थी, उससे उठ करके आप इस गेहूं में आए हैं। और उसमें पीसी लोकल है, आगरा लोकल है, ये सब किस्मों में पूरे में आप खेत में आप यदि कहेंगे तो जहां 30 क्विंटल 40 क्विंटल की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे फील्ड में यदि 1 हेक्टेयर में आपने लगाया है दोनों किस्मों को, आगरा लोकल या पीसी लोकल, तो आपको मुश्किल से 2-3 केजी ही बीज बन पाएंगे क्विंटल के जगह पर। तो उस जगह से वहां हमने रेसिस्टेंट वैरायटी को लाया, फिर विकास किया, और आपको गेहूं की नई नई किस्में दे करके हरित क्रांति आई। आप भी खाना खाए, हम भी खाना खाए, पूरा देश खाना खाए, इससे बढ़कर के और क्या है। जी और वैज्ञानिक पहले आपको भोजन उपलब्ध कराए। जी सर, वैसे भी कहते हैं कि रोजी मतलब रोटी कपड़ा और मकान, तो सबसे पहली जरूरत तो रोटी ही थी। जी, तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि 1942 के आसपास हमने ये त्रासदी देखी थी पहली, उसके बाद में 1962 के आसपास हमने फिर से ये प्रकोप झेला। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि 1942 के बाद अंग्रेजी जो शासन था, उस शासन ने भी कुछ इसमें प्रयास किया सुधार में, या फिर 1962 के पहले कोई संस्था थी इस तरह की वैज्ञानिक संस्था जो कृषि को उन्नत कर। आपको 2-4 लाइन जो मैंने बताया, 1904-05 में आपके 4 संस्थान खोले गए, 4 संस्थान 1904 और 5 में। जी जी 1904 में लॉर्ड कर्जन था उसमें वाइस राय, और उसने कहा अभी भी प्लेग लगा हुआ है आपके पूसा बिहार में। पहला आपका सबौर था, दूसरा कानपुर था, तीसरा पुणे था,
चौथा जी कोयम्बतूर था, एक पंजाब में जी है जो कि बाद में 1 साल बाद हुआ था, वह लयालपुर पंजाब में, जी जी। पाकिस्तान में है। ये 5 हाँ हाँ संस्थान हाँ। खोले गए और इसके बाद सभी को फिर आगे भिन्न-भिन्न संस्थान आए। उस समय जब 1930 के लगभग में, 29 के लगभग में इस सब को मिला करके एक इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च किया गया। इंपीरियल ओके, इम्पीरियल, ओके ओके। हाँ, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था। फिर तो उससे विकास ICARI, करके ओके। हाँ आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका नामकरण बदला गया। बदला गया, ओके। अंग्रेजों ने जी ऐसा जी। नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप बड़े हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग एक चीज है, हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो कि हमने जी। पढ़ा भी है, हमने उसमें हाँ तो वर्तमान में उसमें मौजूद नहीं थे फिजिकली, हाँ हाँ। लेकिन जो हम इतिहास कृषक विज्ञान की इतिहास जो पढ़ते हैं उसमें मैंने देखा है कि जी। वहां पर पूसा में जो संस्थान था भूकंप के हाँ पहले हाँ 1904 हाँ से हाँ। बनाया गया था, उसमें 9 हम्म। लखा बिल्डिंग कहलाता था। 9 लाख 9 लाख रुपए का। में उस समय समझिए कि वो हाँ बिल्डिंग बनाई गई थी, इसमें साइंटिस्ट बैठ के टेबल पर काम करते थे। हाँ 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 हाँ। और बिहार की धरती पर वो संस्थान का अभी भी फोटो आप कहीं-कहीं देखेंगे म्यूजियम वगैरह में। और जी। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पर हाँ। लोग जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनको डेम्सी जी। बाबू कहते थे। हाँ 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 हाँ। डेम्सी बाबू। तो डेम्सी बाबू कहने का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। डेम्सी हाँ बाबू हाँ। कहने का मतलब ये था कि जैसे अंग्रेज थे, खाना तो उनको भी यही सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह सब्जी खाना होता था। तो वो जी। डॉलर आता था उनके पास, हाँ एक हाँ डॉलर होता था उसमें 40-50 रुपए का। तो जब हाँ सब्जी हाँ लेते थे उनके पास चेंज तो नहीं रहते थे। तो मान हाँ लीजिए कि हाँ आधे 1 केजी गोभी लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमको चेंज क्या दोगे? 1 डॉलर ले लो। तो हाँ हाँ अब पब्लिक ले ली, लेकिन पब्लिक लेने के साथ-साथ वो क्या कहते हैं, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जो डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हाँ डैम चिप में हाँ। बहुत सस्ता है इंडिया में खाना। बहुत सस्ता, ओके ओके। हाँ 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 तो हाँ डैम चिप कहने के बजाय पब्लिक ने सुना कि तो डेमसी बाबू हैं। डैम हाँ। चिप की जगह पर नामांतरण होकर के डेमसी बाबू कहना शुरू किया है। अभी भी पूछा में किसी बुजुर्ग वगैरह से पूछेंगे कि डेमची बाबू क्या है, तो कहेंगे अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनको हम लोग डेमसी बाबू कहते थे। भाई बहुत कितनी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बहुत चीज है। इंटरेस्टिंग। हाँ, जी तो ये डेमसी बाबू के द्वारा, अब उसके बाद आपने सुना होगा कि अब जैसे हम दूसरे वैज्ञानिक पहलू पर आते हैं, जैसे कि जी। आपका धान का बताया मैंने, ये गेहूं का हाँ बताया। अब इसके बाद जी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है मक्का का। मक्का के हाँ लोग हाँ बारे में हम लोग कहते हैं कि जैसे आप इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे मक्का में आप देखते होंगे आपका ये सिल्क होते हैं, सिल्क जी। मेज पॉप में जो सिल्क धागे टाइप के निकलते हैं, वो स्टाइल होता है, हाँ बॉटनिकली स्टाइल जी। कहते हैं। तो वो स्टाइल हाँ होता है, उसके साथ यदि बॉयल करके खाएं, बॉयल करके यदि भुट्टे को आप खाते हैं, तो उसमें वो जो सिल्क है, उसके बॉयल होने से कुछ कंस्टिट्यूएंट्स जो आता है, वो आपके दाने में घुस जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके साथ आपका रीनल फेल्योर नहीं होता है। मतलब कि यदि मक्के को बॉयल करके किसी ने खाया है, हालांकि ये डॉक्टरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च का पुनः विषय रह जाता है करने की परफेक्शन के लिए, लेकिन जो आम भ्रांतियां हैं, या मान लीजिए कि गांव के किसान बॉयल करके मक्का खाते थे, तो बॉयल करके मक्का खाने पे वो खुद स्वस्थ रहते थे, इसलिए उन्हें रिनल फेल्योर नहीं होगा, कारण कि उन्हें सिल्क का जो क्या कहते हैं, बॉयल करने के बाद जो मिलता है पदार्थ, जिसे काढ़ा कहते हैं, उस तरह के काढ़ा हाँ। से आपसे रीनल फेल्योर के लिए मेडिसिन बनती थी। अच्छा और तो सर, इसमें क्या हुआ कि बीच में थोड़ी सी आपकी आवाज कट गई थी, तो शुरुआती दौर अच्छा, में आप जो मक्के के रेशे के बारे में बता रहे थे, वो हाँ पूरी हाँ, तरह से हम सुन नहीं पाए। अगर आप उस पर फिर से अच्छा, थोड़ी सी पुनः सुना वार्ता देते हैं, कर पुनः देंगे तो सुना बहुत देते अच्छा है। जी हैं। जी हाँ, मक्के के भुट्टे में आप देखे होंगे, यदि जी भुट्टा होता है तो दाना होता है, दाने के साथ साथ जी रेशे लगे हुए होते हैं। रेशे, जी। रेशा जो है, रेशा वह वास्तव में स्टाइल है। हाँ हाँ स्टिग्मा जो कहते हैं फीमेल फ्लावर हाँ में, हाँ। वो स्टाइल है। जी। स्टाइल को हम लोग सिल्क कहते हैं, बॉटनिकली की भाषा में उसको सिल्क कहते हैं, मेज का सिल्क। मेज जी। का सिल्क को यदि बॉयल करके खाते हैं, तो वह रीनल मेडिसिन या किडनी की मेडिसिन में यूज होता है।
अच्छा, ओके। ये हम सिंपल भाषा में बताना चाह रहे हैं कि यदि मक्के को हाँ बॉयल करके खाते हैं तो उनके किडनी जी। का प्रॉब्लम कम होगा। हालांकि ये अच्छा चर्चा का विषय, शोध का विषय है पुनः परफेक्शन के लिए, लेकिन हाँ, जी। यदि हम 100% परफेक्ट नहीं हो तो कुछ तो हमें जानकारी रहनी चाहिए जिससे कि अच्छा खाना हम खाएं।